आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा माता जानकी की नवमी की भी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में कुछ लोगों को गानों पर डांस करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को लेकर आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि ये वीडियो 1 मई की रात यानी केदारनाथ धाम मंदिर का पाट खुलने से एक दिन पहले का है। इसमें ये लोग धाम में पंजाबी गानों पर डांस करते नजर आए। ऐसे में सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। अब इन आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। माता जानकी की नवमी पर अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी समेत कई जगहों पर खास कार्यक्रम हुए। भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या में भी ये पर्व मनाया गया। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कनक भवन और छोटी देवकाली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। मंदिरों को खासतौर पर गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मिथिला नगरी में जनक नंदिनी माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इसी शुभ अवसर पर माता जानकी की प्राकट्य स्थली बिहार के सीतामढ़ी में भी जानकी नवमी धूमधाम से मनाई गई। यहाँ एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हरियाणा से कांग्रेस के विधायक रहे धर्म सिंह छौकर को ईडी ने दिल्ली के शंग्रीला होटल से फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि धर्म सिंह ने होटल से भागने की कोशिश की, लेकिन ईडी अधिकारी ने उन्हें पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि वो होटल में अपनी सुरक्षाकर्मी के साथ थे। पूर्व विधायक धर्म सिंह और उनकी कंपनी करीब 1500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों से घिरी हुई है। एक आवास योजना के तहत करीब 2000 निवेशकों का ये पैसा फंसा हुआ है। इस गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूर्व विधायक को हरियाणा के गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। अब ईडी उनसे दिल्ली में पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक दूल्हा और दुल्हन कार के ऊपर स्टंट करते नजर आए। दावा है कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। इस वीडियो में दूल्हा कार की छत पर खड़े होकर तलवार लहराता नजर आया तो दुल्हन कार के आगे बोनट पर बैठकर डांस करती नजर आई। कहा जा रहा है कि अब जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो पुलिस जांच में जुट गई। बिहार के बगहा में 100 साल पुरानी वनवास की परंपरा निभाई गई। गांव वालों ने एक दिन जंगल में बिताया। दरअसल स्थानीय मान्यताओं के अनुसार करीब 100 साल पहले गांव में महामारी, आग लगने और आपदाओं की घटनाएं हो रही थीं। उसी दौरान एक बाबा ने अपने सपने का जिक्र किया और कहा कि अगर गांव वाले एक दिन के लिए पूरी बस्ती खाली कर जंगल चले जाएं तो संकट टल सकता है। तभी से ये परंपरा शुरू हुई और आज तक निभाई जा रही है। इस परंपरा के तहत लोग जंगल में जाकर अस्थायी टोलियों में रहे, वहाँ चटाइयाँ बिछाई, चूल्हा जलाया और पूजा पाठ किया। यानी दिन भर प्रकृति की गोद में रहते हैं, फिर सूर्यास्त के बाद ही गांव लौटे। तब तक गांव में सन्नाटा पसरा रहा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी है। यूपी के रायबरेली जिले में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का ऐसा मामला सामने आया जिसमें 1000-2000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ एक ब्लॉक के 11 गांवों में बना दिए गए। कई तो उन गांव के बर्थ सर्टिफिकेट बने जहां उस धर्म जाति के लोग रहते ही नहीं, और कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर कुल आबादी से ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट बने। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट से सावधान हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। रायबरेली के सलोन का ये वही जन सेवा केंद्र है जहां सबसे ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक ब्लॉक के 11 गांवों में बना दिए गए। कई तो उन गांव के जन्म प्रमाण पत्र बने जहां उस धर्म जाति के लोग रहते ही नहीं हैं। रायबरेली के जिस सलोन ब्लॉक से सबसे ज्यादा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए गए, उस फर्जीवाड़े की कहानी शुरू होती है इस
जनसेवा केंद्र से। ये सलोन ब्लॉक का ये जनसेवा केंद्र है जहां पर सबसे पहले इस पूरे फर्जीवाड़े की शुरुआत हुई, जिसे जीशान चलाता था, जिसे रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जीशान के साथ उसके पिता रियाज को भी गिरफ्तार किया गया। विजय यादव जो ग्राम पंचायत अधिकारी था, विजय यादव ने अपनी लॉगिन जो पासवर्ड है वो जीशान के पास रहता था। अमूमन जब भी किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो ग्राम पंचायत अधिकारी के संस्तुति के बाद जनसेवा केंद्र से वो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता था। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के इस पूरे फर्जीवाड़े को समझने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम रायबरेली के उस सलून कस्बे पहुंची जहां से ये कहानी शुरू हुई। बताया जाता है कि बीते साल जुलाई में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की ये कहानी रायबरेली के सलून कस्बे में खुले मोहम्मद रियाज और उसके बेटे जीशान के जन सुविधा केंद्र से शुरू हुई। सलून ब्लॉक के जिन गाँव में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने वो इसी जन सुविधा केंद्र से बनाए गए थे। रायबरेली के सलोन ब्लॉक के जिन 11 गांवों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने उसमें सबसे ज्यादा पालीपुर गांव में बने, जहां पर 13,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए। मैं समय पर पालीपुर गांव में ही मौजूद हूं। इस गांव में कुल आबादी 5,000 के लगभग है, लेकिन कुल आबादी से ज्यादा यहां पर जन्म प्रमाण पत्र बना दिया गया, वो भी जन्म प्रमाण पत्र 13,000, यानी दोगुने से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र यहां पर बना दिए गए। जबकि यहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि इतनी आबादी नहीं है तो किन लोगों के यहां पे जन्म प्रमाण पत्र बन गए। सलोन के जिस जन सुविधा केंद्र से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते थे वहां से हमारी टीम पहुंची प्रतापगढ़ प्रयागराज हाईवे के किनारे बसे नूरुद्दीनपुर गांव। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए उनमें से ना तो कोई गांव में रहता है और ना ही कोई उनको जानता है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में नूरुद्दीनपुर के अलावा 10 ऐसे गांव हैं सलोन ब्लॉक के जहां पर ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। चाहे वो सिरसिरा हो, पालेपुर हो, ये तमाम अन्य गांवों में भी इसी तरीके से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। ये तमाम जो लोग खड़े हैं ये ऐसे ही गांव के हैं जो अपने गांव के बारे में जानते हैं कि वहां पर कौन लोग रह रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोगों के भी जन्म प्रमाण पत्र बने जो वहां रहते ही नहीं थे, जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लौहरेपुर। लौहरेपुर में कितने जन्म प्रमाण पत्र बने? क्या 3,000 से 4,000 के बीच में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, जो कि वहाँ की कुल आबादी, टोटल आबादी 2 से 2,500 है। मतलब आबादी से ज्यादा वहाँ पे आबादी से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, कागजों में लोग पैदा कर दिए गए हैं। कागजों में जो लोग पैदा किए गए तो उनका गांव में वो लोग नहीं रहते हैं, कहीं नहीं, में कहीं से नहीं है वो। कहीं आप हरचंदपुर के मिलेंगे, कहीं रायबरेली के मिलेंगे, कहीं आपको कुंडा के मिलेंगे, कहीं प्रतापगढ़ के मिलेंगे। इस तरह से फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से बनाया गया है। कहीं इलाहाबाद का रहने वाला है, कोई जो है उधर आपका फैजाबाद की तरफ का रहने वाला है, वो लाके यहाँ बसा दिया गया है लौहरेपुर में। ऐसे बनाया गया फर्जी प्रमाण पत्र। हालांकि रायबरेली पुलिस ने इस मामले में जांच की तो पता चला फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के इस खेल में सिर्फ लालच ही एक कारण था। तमाम लोगों को एड्रेस प्रूफ और स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत हुई तो एक बार ग्राम पंचायत सचिव के मोबाइल पर आया OTP 24 घंटे एक्टिव रहने की कमी का फायदा उठाया और मनमाने ढंग से जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए। आपका किस गांव से ताल्लुक है? वहाँ पे स्थानीय निवासी हूँ। नूरुद्दीनपुर में जैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा 10,000 के लगभग जन्म प्रमाण पत्र बने। यहाँ का अगर हम जनसंख्या का कंपोजिशन देखें तो कितनी आबादी हिंदू है, कितनी मुस्लिम है, कितने ठाकुर ब्राह्मण अगर देखा जाए तो कितने हैं और कितने जन्म प्रमाण पत्र फर्जी मिले जिनके बनाए गए? यहाँ पर लगभग 10,000 की आबादी है, जिसमें 10,000 प्लस जो भी जांच हुई, जांच में पता चला 10,000 प्लस यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए। जितने आबादी से ज़्यादा जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। फिर किन्हीं वजहों से पता चला, विभाग की जांच हुई, उसमें पता लगा 10,000 से ज़्यादा प्रमाण पत्र यहाँ बना चुके हैं। तो हम लोगों को बहुत, आम जनमानस में बहुत रोष हुआ। हम लोग भी संघर्ष किए कि जांच होनी चाहिए। कुछ लोग इसमें जेल भी, और जो भी कर्मचारी शामिल हैं या फिर जो भी समाज या क्षेत्र के लोग शामिल हैं या कहीं बाहर से आए हुए विदेशी, जैसे कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये लोग शामिल हैं। तो हमारे यहाँ 10,000 की आबादी होने के बावजूद 10,000 से ज़्यादा प्रमाण पत्र, तो उन पर कड़ी से मैं सरकार से चाहूँगा
योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि वो इन पर ऐसी कार्रवाई करें कि दूसरा कोई इंसान ऐसा करना भी चाहे तो वो कर ना पाए। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग के तार रायबरेली के साथ साथ आजमगढ़, कुशीनगर के अलावा बिहार में भी फैले हैं। तहकीकात शुरू हुई तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के इस रैकेट के तार न सिर्फ रायबरेली बल्कि आजमगढ़, कुशीनगर समेत पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार तक फैले थे। अब तक रायबरेली पुलिस इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और अब तक की जांच में फर्जी पाए गए जन्म प्रमाण पत्र को वेरीफाई करवाया जा रहा है कि ताकि ये जन्म प्रमाण पत्र जिन लोगों के बने वो हैं कहाँ और अगर हैं भी तो वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या बाहर, इसकी पड़ताल होना बाकी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला एटीएस की भी जांच का हिस्सा है। रायबरेली पुलिस इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 1 साल की जांच के बाद अब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए कहा गया है। जुलाई 2024 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें हजारों की संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया बनाए जाने के प्रमाण पाए गए थे, जिस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 327/24 जो फर्जीवाड़े और की धारा में लिखा गया था, इसमें वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे, पंचायत ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव विजय कुमार यादव एवं उनके सहयोगी के विरुद्ध कुल 18 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें सभी के विरुद्ध चार्जशीट लगाए गए थे। कुल 16 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और सभी के विरुद्ध चार्जशीट लगाए गए हैं और इनके अन्य जो कार्रवाई है वो प्रचलित है। जाहिर है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के सिंडिकेट के तार यूपी के अलावा बिहार तक जुड़े हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि 11 गांवों में 52,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट से सावधान हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून को लेकर अच्छी खबर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने राजधानी के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी पटाखे बनाने, रखने और बेचने पर सख्त पाबंदी लगा दी। इस आदेश के तहत अब यूपी और हरियाणा समेत एनसीआर के दूसरे राज्यों को भी 1 महीने के अंदर प्रतिबंध लगाना होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पटाखे फोड़ने की शिकायत सामने आने पर ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। मॉनसून को लेकर अच्छी खबर है। दरअसल इस बार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून समय से पहले आ सकता है। कहा जा रहा है कि अंडमान निकोबार में मॉनसून के 2 दिन पहले 13 मई को दस्तक देने की संभावना है। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए। इस बार 12वीं बोर्ड का ओवरऑल पास प्रतिशत 74.48% रहा, जबकि 10वीं का रिजल्ट 76.22% रहा। सीएम मोहन यादव ने खुद ये नतीजे घोषित किए। 10वीं और 12वीं में टॉपर लड़कियां रहीं। 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल टॉपर बनी। प्रज्ञा को 500 में से 500 नंबर हासिल हुए, जबकि 12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी को पहला स्थान मिला। अब सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को 1.5 लाख रुपए तक के इलाज का पैसा सरकार देगी। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नई योजना लागू की। इस कैशलेस ट्रीटमेंट से जुड़ा नोटिफिकेशन भी केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने जारी कर दिया। इस स्कीम के मुताबिक अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल होता है तो एक्सीडेंट की तारीख से लेकर 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना का मकसद ये है कि घायलों को तुरंत इलाज मिल सके और पैसों का इंतजार न करना पड़े। मदर डेयरी और अमूल के बाद अब मध्य प्रदेश में सांची दूध की भी कीमतें बढ़ा दी गई। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने इसकी घोषणा की। अब प्रति लीटर दूध की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। ये कीमतें बुधवार से लागू होंगी। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तीनों सेनाएं जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से बवाल मच गया है।
खड़गे ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में संभावित आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट दी गई थी। इसके बाद ही उनका कश्मीर दौरा रद्द किया गया था। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है जो देश हित में नहीं है। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था। वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया? देश तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को सबक सिखाने की। जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इस माहौल में एक जंग देश के भीतर भी चल रही है, जुबानी जंग। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया। खड़गे ने कहा, हमले के 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। इसी रिपोर्ट की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर दौरा कैंसिल हुआ था। फिर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? खड़गे के इस बयान को बीजेपी ने गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि कांग्रेस की नीतियां देश को तोड़ने वाली हैं। 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या? इससे पहले कांग्रेस के ही एक और नेता, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, राफेल पर मजाक कर बुरे फंसे थे। बाद में उन्हें अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी थी। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रधानमंत्री को घेर रही है तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो लगातार पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी, हमें उसका सबूत दो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान अपने आप में सवाल खड़ा करता है और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि पाकिस्तान के बोल और कांग्रेस के बोल एक जैसे कैसे। और जो बयान कांग्रेस देती है, पाकिस्तान के मंत्री उनको अपने देश में और यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन सबको वहां पे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कहती है। आप वो भाषा बोल रहे हैं जो भाषा पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। कभी इनके नेता सिद्धारमैया सामने आते हैं, कभी सोच सामने आते हैं, कभी अजय राय आकर भारत के सुरक्षा में तैनात शस्त्रों का अपमान करते हैं। ये एक विदेशी टूल किट के तहत देश की सेना के मनोबल को गिराने का घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी खेल रही है। पाकिस्तान की मीडिया में चार्मिंग बॉय बनने के लिए जो ये खेल खेला जा रहा है, ये निंदनीय है।
वहीं पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों के मददगार की धरपकड़ को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुनहगारों को पकड़ते पकड़ते कहीं बेगुनाह इसकी चपेट में न आ जाए। एटमॉस्फेयर तो अब हम सबको मालूम है, टाइम लगेगा। हालात अब जो हैं उनसे हम मतलब ना इनकार कर सकते हैं, ना हम उनके तय अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि कहीं पहलगाम के मामले में जो कसूरवार हैं उनको पकड़ते पकड़ते बेगुनाह लोग जो हैं इसकी लपेट में ना आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ने के लिए हम तमाम जम्मू कश्मीर और तमाम कश्मीर के लोगों को जो है पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा खबरदार रहना और इसमें समझदारी से कदम उठाना, इसके बारे में जहाँ तक हो सके हमने बातें अपनी पहुँचा दी हैं। लेकिन इसी तरह जो जगह जगह से खबरें आ रही हैं पकड़ दकड़ की, गिरफ्तारियों की, ये जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर के लोगों को जिन्होंने पहली मर्तबा इस हमले के बाद बाहर आके किसी अटैक के ऊपर अपनी नाराज़गी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि ये हम इसके साथ नहीं हैं। इस सिलसिले में फिर सब लोगों को ये मतलब उनको ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि सबको जो है सज़ा दी जा रही है पहलगाम के गुनहगारों को पकड़ने की। पहलगाम अटैक के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बेहद कड़े फैसले ले रही है। हालांकि विपक्ष ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए शुरू में तो सरकार के समर्थन का भरोसा दिया, पर धीरे धीरे सुर बदलने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 156 अंक फिसलकर 80,641 पर आ गया। वहीं निफ्टी भी 82 अंक नीचे 24,380 पर बंद हुआ। सोना महंगा हुआ। ज्वेलर्स की लगातार खरीदारी से दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 2400 रुपए उछली। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 99,750 रुपए हो गई। वहीं चांदी 1800 रुपए महंगी हुई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 98,500 रुपए पर पहुंच गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 5 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 35 पैसे हो गई। भारत बहुत जल्द दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, ये अनुमान IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जताया है। IMF के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल के आखिर तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, क्योंकि भारत जापान से बस कुछ कदम ही पीछे है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक डेटा के मुताबिक वर्तमान में भारत की GDP $4.3 ट्रिलियन के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर है, जबकि जापान की GDP अभी $4.4 ट्रिलियन है। वहीं IMF ने साल 2028 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का अनुमान भी जताया है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े एक फैसले की। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड की सरकार सोशल मीडिया को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। न्यूजीलैंड सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की दिशा में कदम उठाया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक ड्राफ्ट पेश किया है, जो कि सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहेगा कि उनके देश में यूजर्स कम से कम 16 साल के हों। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सुनिश्चित नहीं करेगी तो उन्हें 20 लाख न्यूजीलैंड डॉलर यानी कि लगभग 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये ड्राफ्ट बिल न्यूजीलैंड के बच्चों को ऑनलाइन खतरों और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तैयार किया गया है। अगर ये बिल पारित होता है तो कंपनियों को अपने यूजर्स की उम्र सत्यापित करनी होगी, वरना उन्हें भारी जुर्माना लगेगा। न्यूजीलैंड का ये प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के कानून की तरह है, जहां नवंबर 2024 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया यूज करने पर बैन लगा था। ऑस्ट्रेलिया का कानून फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होता है।
न्यूजीलैंड की संसद में ये ड्राफ्ट बिल संसद में कब पेश होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री लक्सन का मानना है कि उन्हें इस बिल पर संसद से समर्थन मिलेगा। न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने कहा है कि अधिकतर माता पिता इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं और अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नियंत्रण चाहते हैं। जाहिर है कई एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि सोशल मीडिया का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, इससे उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। अब सवाल है कि क्या भारत में भी इस तरह के कानून को बनाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सोशल मीडिया पर बच्चों की उम्र की सीमा तय होनी चाहिए, ये सवाल इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने ये प्रस्ताव रखा है कि सभी सोशल मीडिया कंपनीज को जो है वो सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों की जो उम्र है वो कम से कम 16 से 17 साल हो। जनता की उस पर क्या राय है वो हम जानते हैं। आपके हिसाब से पहली बात 16 साल की उम्र जो है वो तय होनी चाहिए या नहीं? हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम इंडिया में तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया आजकल बच्चों के लिए सिर्फ एक टाइम पास बन गया है और उससे एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा बॉदर होती है। मैं भी एक स्कूल में जॉब करती हूँ, तो हम वहाँ भी देखते हैं कि बच्चे अपना सोशल मीडिया पे जो भी आ रहा देख रहे हैं, अपना जो भी है, जो नहीं भी चीज़ें डालनी चाहिए वो भी डाल रहे हैं। आप कितना फ़ोन इस्तेमाल करते हो पूरे दिन की अगर मैं बात करूँ तो? मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, थोड़ा पढ़ाई के लिए, और आजकल मैसेज वगैरह भी आते हैं स्कूल के, तो उसके लिए, और थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देखने। तो आपको लगता है कि माइंड डाइवर्ट होता है, मेंटली जो है हम लोग उस तरफ जा रहे हैं? अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो हम घंटों घंटों हम फ़ोन पे लगे रहते हैं। हाँ, अगर कोई पढ़ाई की वीडियो आ रही है तो उसके बाद कोई ऐसी वीडियो आ गई जिससे माइंड डाइवर्ट हो गया और फिर दूसरी तरफ चला गया, तो फिर स्क्रॉल करते ही जाते हैं। बच्चों के लिए ये उम्र जो है, समय जो उम्र सीमा है वो तय होनी चाहिए, मतलब? हाँ, होनी चाहिए। और भी लोगों से बात करते कि उनकी इस चीज़ पर क्या राय है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए एंड ऑल। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कदम उठाना चाहिए और हर कंट्री में उठाना चाहिए। 16 ईयर्स सफिशिएंट एज होनी चाहिए। अगर इंडिया के अंदर भी ये चीज़ होती है कि 16 साल के बच्चे तक अलाउ ना किया जाए तो वो बहुत बढ़िया है। मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। फ़ायदा होगा, क्योंकि बच्चे हमारे कुछ फ़ोन चलाते भी तो वीडियोस में कुछ भी आ सकता है, उस पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते। माँ बाप पेरेंट्स है, उनके पास बैठ नहीं सकते ना हमेशा, तो होना चाहिए तो कि एक एज लिमिट होनी चाहिए, चाहे 16 साल। हाँ, आज के डेट में मतलब बहुत से ज़्यादा सोशल मीडिया बहुत बच्चे यूज कर रहे हैं, मगर आज के डेट में तो 18 से प्लस ही करना चाहिए, क्योंकि वो वैसी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें कि ख़राब भी है, नुकसान भी है और अच्छा भी है। चारधाम यात्रा के बीच साइबर धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को देखने के लिए और समझने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलें डिजिटल गली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर देश विरोधी टिप्पणियां करने वाले हैंडल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल एक संसदीय समिति ने सूचना प्रसारण मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से ऐसे इन्फ्लुएंसर और प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी है। मंत्रालयों को इसके लिए 8 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। ये संसदीय समिति बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई वाली है। इस समिति को शक है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी चीजें पोस्ट की गईं। उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा के बीच साइबर धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया। गृह मंत्रालय की सोशल मीडिया विंग साइबर दोस्त I4C ने ये अलर्ट दिया। इसमें कहा गया कि अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करते समय सतर्क रहें। साथ ही आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग की सलाह दी गई। इसके लिए आप http://registrationandtouristcare.uk.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://heliyatra.irctc.co.in है। आप सभी से अनुरोध है कि हेली सेवा की बुकिंग करते समय सतर्क रहें। ध्यान दें, हेलीकॉप्टर शटल सेवा की बुकिंग के लिए केवल अधिकृत वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in है। किसी अन्य वेबसाइट से बुक ना करें, बेधोखाधड़ी हो सकती है। खबर है कि एप्पल अगले साल से अपने फ्लैगशिप आईफोन रिलीज के शेड्यूल में बदलाव कर सकती है। इसे 2 हिस्सों में बांटने की चर्चा है ताकि इससे कंपनी के प्रोडक्ट की बिक्री में इजाफा हो सके। कहा जा रहा है कि सस्ते बजट आईफोन मॉडल अगले साल के शुरुआती 6 महीनों में आएंगे, वहीं प्रो मॉडल बाद में पेश किए जाएंगे। लिहाजा चर्चा है कि अगले साल मार्च या अप्रैल में आईफोन 17e आ सकता है।
आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे छात्र से जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास करके अपने गांव के लिए एक मिसाल पेश किया है। इनका नाम राम केवल है और ये यूपी के बाराबंकी जिले के निजामपुर गांव के रहने वाले हैं। राम केवल जिस गांव के रहने वाले हैं वो दलितों की बस्ती है, जहां करीब 200 लोग रहते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक कोई हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाया था। ऐसे में अब एक मजदूर के बेटे ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये आंसू खुशी के हैं। सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब उसका इनाम मिलता है तो खुशी का छलक आना लाजिमी भी है, पर इस खुशी का अंदाजा लगाना तब और मुश्किल हो जाता है जब कोई ये कहे कि उसकी सफलता ने गांव के विकास की नींव भी रख दी है। ये राम केवल हैं, यूपी के बाराबंकी के निजामपुर गांव में रहते हैं। इनकी कामयाबी ये है कि इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। दरअसल बात बस इतनी सी नहीं है। राम केवल वो पहला लड़का है जिसने देश को मिली आजादी के बाद अपने गांव में पहली बार 10वीं की परीक्षा पास की है। यानी 77 सालों में निजामपुर में अब तक कोई हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाया था। ऐसे में जब एक मजदूर के बेटे ने ये काम कर दिखाया तो भावनाओं के बांध टूट गए। यहाँ के आने के बाद आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आने के बाद हमको अच्छा लगा। हमसे बड़े सर हमको सम्मानित किए और साइकिल भी दिए। शिक्षा को लेकर क्या किस तरह से बात करेंगे? तो आगे पढ़ाई करेंगे तो सर पढ़ाएंगे। क्या बनने का सपना है? का सपना तो बनने का IAS। राम केवल के पिता शादियों में लाइट्स ढोने का काम करते हैं। ये भी उनके काम में साथ देते हैं। ऐसे में बारात में रात भर लाइट्स सिर पर ढोने के बाद अगली सुबह स्कूल जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। लेकिन राम केवल को रुकना मंजूर नहीं था। मुफलिसी में पढ़ाई के बाद भी जब गांव का नाम रोशन किया तो बाराबंकी के जिलाधिकारी ने खुद राम केवल से मुलाकात की और आगे पढ़ने के लिए हौसला बढ़ाया। नेताओं और मंत्रियों ने भी राम केवल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अपने गांव के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके राम केवल का इरादा अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं है। सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको कराते हैं बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। बाबा के प्रांगण में तय स्थान पर अमरनाथ शिवलिंग ने आकार ले लिया है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का समय है, लेकिन आप गुड न्यूज़ टुडे पर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाले बाबा बर्फानी की पहली झलक सामने आ गई है। कीजिए बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन। देखिए शिवलिंग की पहली झलक। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। और इस तस्वीर के सामने आने से शिव भक्तों की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग और भी भव्य और भी आकर्षक है। करीब 7 फीट ऊंचे शिवलिंग की आभा से मानो पूरी गुफा दमक उठी हो। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम दिन रात जारी है। अमरनाथ यात्रा के दोनों प्रमुख रूट बालटाल और चंदनवाड़ी पर जेसीबी और बर्फ हटाने वाली मशीनों से बर्फ को काटकर ट्रक को चलने लायक बनाया जा रहा है, ताकि यात्रा शुरू होने पर तीर्थयात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद एक दिन पहले श्रीनगर के पंथा चौक पहुंचे और अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप जाकर यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। जानकारी के मुताबिक 3,60,000 से ज्यादा लोग यात्रा के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पहलगाम में घोड़े खच्चर वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। बड़ी संख्या में टट्टू वाले आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर इनमें भी भरपूर उत्साह देखा जा रहा है।
लोग तैयार है, दिलो जान से हम लोग तैयार हैं। कैसा आप सपोर्ट करेंगे यात्री? सपोर्ट को तो हम सपोर्ट करेंगे, जैसे पिछले यात्रा को करते आए वैसे इस बार भी करेंगे। बस हम तो रेडी है, यात्रा आएगा तो हम तो निकलेगा घर से सेवा करने के लिए एकदम। और क्या, पहलगाम तो खासकर डिपेंड करता है इसी पे। खासकर मैं हमको यहाँ पे पहले टूरिज्म था, वो भी तो जो मसला, तो अब तो हम ये यात्रा पे है। आज हम 1 महीने से 2 महीने से हम कमाते, फिर हम बर्फ के दिनों में खर्च करता है। ये हमको भी उम्मीद होता है। टट्टू वालों के साथ ही पहलगाम में स्थानीय सेवादार भी बेस कैंप में आईडी जांच के साथ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जो पहलगाम यहाँ बेस कैंप में रजिस्ट्रेशन हो रहा है पोनीज का, बूथ पैक पोनीज और राइडिंग पोनीज का, ये इसमें बाकायदा इनको एक ये टैग लगता है जो यूनिक आईडी है, और इनको यहाँ पे पोनी वालों को इंश्योरेंस इशू होता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। इसका जितना भी प्रीमियम बनता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पे करता है, और इसके साथ साथ फिर इनकी पूरी जो डिटेल्स हैं एक साइट पे चढ़ती हैं, जिसकी वजह से हम फिर घोड़े और पोनी वाले और घोड़े को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस साल 38 दिनों तक चलने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत 14 अप्रैल को हुई थी और अब भी जारी है। इस बार अमरनाथ की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए तीर्थयात्री श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक की 540 से ज्यादा ब्रांच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सुरक्षा से लेकर यात्रियों के लिए व्यवस्था तक हर स्तर पर तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन कर सकें। और अब तो बाबा बर्फानी की पहली झलक के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।